अब हम चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आइसोटोप्स की। तो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला ये वाला हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन है ना, एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूक्लियॉन भी है, यानी कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन ऐड हो जा रहा है उसके न्यूक्लियस में, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो एटॉमिक मास या मास नंबर 2 हो गया। और जो तीसरा फॉर्म है दैट इज इसमें एक और न्यूट्रॉन आ जा रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और ये मास नंबर 3 हो गया। इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग, जिसको जनरली हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, दैट इज दिस आइसोटोप, और यही मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा यही मिलता है। इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम प्रोटियम है। जो दूसरा वाला है इट्स नेम इज ड्यूटेरियम। और तीसरा वाला जिसमें 3 न्यूक्लियॉन है, इसका नाम है ट्रीशियम। तो जनरली प्रोटियम को हम लोग H से डिनोट करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं मोस्टली H, और इसी को कॉमनली हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी प्रोटियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं देन वी मीन प्रोटियम, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अबंडेंस इसी का है आउट ऑफ दीज 3। ड्यूटेरियम को हम लोग D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रीशियम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इनमें देखें, इन तीनों आइसोटोप्स में, तो यहाँ पे प्रोटियम में जो प्रोटॉन है वो है 1 और जो न्यूट्रॉन है एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियॉन है वो भी 1 है, मास नंबर 1। यहाँ पे प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं आइसोटोप्स में, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी है, हेंस मास नंबर इज 2 है ना। न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो 2 हो गए। ट्रीशियम में प्रोटॉन्स एक ही है और न्यूट्रॉन इसमें 2 है, 2 न्यूट्रॉन है ना। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और इन्हीं न्यूक्लियॉन की वेरिएशन के कारण नए नए आइसोटोप्स बन गए हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, ये जो तीसरा वाला आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनको रेडियो आइसोटोप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, मोर और लेस केमिकली दे आर सेम, बट इनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करते हैं और इनके न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए ये वाला जो है रेडियो एक्टिव है, ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है। अब हमें पता है दैट दिस हाइड्रोजन है ना, ये एक ऑक्साइड बनाता है, बहुत ही कॉमन, मोस्ट कॉमन कह सकते हैं सब्सटेंस जो मिलता है अर्थ पे, दैट इज़ वाटर है ना। इसका जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनता है, इसका ऑक्साइड इज़ H2O, इसको हम लोग वाटर भी बोलते हैं, जो नॉर्मल वाटर है। एंड ड्यूटेरियम, ये थोड़ा इससे, इसका मास अगर कंपेयर करेंगे तो ये हैवी होगा इससे, है ना। तो ड्यूटेरियम ये भी ऑक्साइड बनाता है बिकॉज केमिकली दे आर सेम, तो इसको D2O इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड बिकॉज ड्यूटेरियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन और प्रोटियम, हेंस दिस ऑक्साइड इज नोन एज हैवी वाटर। इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, ये हैवी वाटर है D2O। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर, दिस इज हैवी वाटर। एंड हैवी वाटर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो सो दिस हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिया था, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा था आइसोटोप्स ऑफ, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे फिर से मैं लिख दूँ, सिर्फ मैं उन आइसोटोप्स को लिख दे रहा हूँ। सो कार्बन 12 एंड देन कार्बन 13 एंड देन कार्बन 14, है ना। इसमें से ये वाला जो कार्बन 14 है, दिस वन इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं, ये वाला जो आइसोटोप है दिस इज़ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी को भी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये जो ट्रीशियम है, दिस वन इज ट्रीशियम इज दिस वन इज रेडियो एक्टिव, इसलिए इनको रेडियो आइसोटोप्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज रेडियो आइसोटोप्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके एप्लीकेशंस को, आइसोटोप्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम विच इज़ यूरेनियम 235, है ना। तो यूरेनियम 235 जो है, इनका फिशन आसानी से हो जाता है, देयरफॉर दे आर यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, है ना। दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ऐसे ही कोबाल्ट का एक आइसोटोप है, कोबाल्ट 60। अगेन ये कोबाल्ट 60, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन ये पूरा का पूरा नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो से कोबाल्ट 60 या आइसोटोप ऑफ वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, है ना। दैट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। एक इसमें यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर सेल को किल करने में यूज़ होता है। आयोडीन के आइसोटोप को हम लोग यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, और थायराइड रिलेटेड इश्यूज, लेट अस से, ठीक है। तो आयोडीन का एक आइसोटोप यूज़ होता है वहाँ पे। कार्बन 14 जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, is used in carbon 14 dating, कार्बन 14 डेटिंग में इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड और टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल होते हैं उनके एज को पता करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन 14 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। ये जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे जब रेडियो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ रहे होंगे। दिस इज़ ड्यूटेरियम, है ना। इस आइसोटोप को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, सो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आइसोटोप्स यूज़ हो रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, आइसोटोप्स यूज़ हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन में। आइसोटोप्स का इनफैक्ट और भी यूज़ है, लाइक एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में भी आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं टू स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं। रिसर्च में तो यूज़ हो ही रहा है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रिसर्च है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी रिसर्च है, ठीक है। तो
ये सारे यूज़ केसेस हैं आइसोटोप्स के। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आइसोटोप को मैंने मेंशन किया है, जिसमें यूरेनियम 235 को तो हम लोग स्टडी भी करेंगे, और ये कुछ और हैं जो कि ध्यान में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब यूपीएससी के लिए ये कितना रेलेवेंट टॉपिक है ये भी जान लेते हैं। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे वो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के नंबर के बेसिस पे प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे आइसोटोप्स इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको ज़्यादा फोकस रखना है इसके एप्लीकेशन पे, है ना। ये जो हमने एप्लीकेशन को देखा यहाँ पे, ये एप्लीकेशन पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर कोई करंट न्यूज़ हो, जो रीसेंट न्यूज़ हो, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उन सब से प्रॉब्लम या क्वेश्चन यूपीएससी पिक कर सकता है, और इसको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, और मेंस में भी क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ रखना है? हमें फोकस रखना है इसके एप्लीकेशन पे, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो अगर कोई करंट कोई न्यूज़ हो तो उसको ज़रूर फॉलो करना होगा हमें आइसोटोप से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आइसोटोप को लेटेस्ट से अगर रिसेंटली किसी आइसोटोप को यूज़ किया है किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक आइसोटोप को यूज़ किया है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी आइसोटोप को यूज़ किया है किसी फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को स्टडी करने के लिए, तो अगेन वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके के चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आइसोटोप को जानना है। तो आई थिंक दिस मच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। अगेन, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग रिएक्शंस पर से रिएक्शंस नहीं लिखेंगे, रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ बेसिक्स को समझना है और एनर्जी चेंजेस को समझना है कि किस तरीके से एनर्जी चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। सो नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस की।